और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे शुरू करते हैं नया वीडियो। उसके बाद का अगर हम बात करते हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इसको हम देखेंगे फिर से इसमें। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के, कटिबंधीय घास के मैदान, इनको बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, घास के मैदान। अगर इनको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ अर्थ। चलिए हम शुरू करते हैं फिर। जैसे कल आप लोगों ने उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को देखा था, रीज़न क्या है कि आज ये हमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को देखना है। लेकिन समस्या यहाँ पर आएगी, जो बच्चों का जो पिछला छूट चुका है वो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, और उसके बाद अगर ये शीतोष्ण कटिबंधीय देखेंगे तो वो उनको बहुत अच्छा फील होगा इसमें, और उनको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आशा मेरी यही है, मैं आपको आशा क्या, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपको इसमें एक भी डाउट नहीं होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। इसको हम रख कर दे रहे हैं। अब फिर हम वैसे हमें रटना नहीं है, कोई भी चीज़ रटने से नहीं आती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम इस वीडियो को समझेंगे, और इसमें ठीक जो ग्रॉस लैंड हैं उनको हम अच्छे से देखेंगे। अगर हम बात करते हैं फिर वही चीज़, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मैप। ये अफ्रीका, देखिए बनाने के लिए बहुत आसान है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसको हम ऐसे लाते हुए ये अरेबिया का प्रायद्वीप और ये अपना प्यारा भारत, और अगर हम ये देखेंगे अपने प्यारे भारत पर, और यहाँ पर कुछ द्वीप हैं इंडोनेशिया वगैरह के, और फिर यहाँ पर अपना अ कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड, ऑस्ट्रेलिया, समझेंगे इसको ऑस्ट्रेलिया को। इसके बगल में कीवियों का देश न्यूजीलैंड, ये कंगारुओं का देश, ये कीवियों का देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, आपको मालूम होगा ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है बहुत मजबूत क्रिकेट टीम में से एक हुआ करती थी, प्रेजेंट टाइम में इंडिया के मजबूत। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड इसको बोलते हैं कीवियों का देश। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये। अगर हम बात करते हैं इसकी थोड़ी नोज और निकाल सकते हैं, ये जो है, ये जो केप ऑफ गुड लैंड, ठीक, केप ऑफ गुड होप जिसको बोलते हैं, सॉरी, ठीक, केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर वास्को डी गामा आकर के रुके हुए थे जब वो इंडिया की यात्रा में आए थे। मेडिटेरियन सी, और ये यूरोप। फिर वही कल की तरह, जिसको मैप बनाना नहीं आ रहा होगा वो आज मैप बनाना सीख जाएगा। यूरोप को हम ये, अच्छा आप लोगों को ये चीज़ें मालूम होगी कि यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया। अब कल आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें ये जगह एक थी, ये जगह छूट गई थी, ये ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। इस पर डेनमार्क का कब्जा है, इसको कल्लालित नुमान के नाम से भी जानते हैं। ग्रीनलैंड। अब ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट इसको, अच्छा आप लोगों को ये चीज़ें मालूम होंगी कि जो लैंड होती है उस लैंड का कटा फटा एरिया जो होता है, जो समुद्र की लहरों से कट जाता है, उसको फियोर्ड तट कहते हैं। तो याद रखिएगा फियोर्ड तट। अगर हम इसको बोलते हैं तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फियोर्ड तट। आप ठीक फियोर्ड तट देखेंगे, आपको कनाडा में फियोर्ड तट दिखेगा और अर्जेंटीना में आपको अभी देखने को मिलता है। चलिए हम अर्जेंटीना बनाते हैं।
ये फ्योर्ड तट, ये कटे फटे क्षेत्र, यानी ऐसा लैंड जो समुद्र के द्वारा कट जाए या उसकी लहरों से कट जाए, फट जाए और उसके बीच में पानी भर जाए। आप लोग देखते होंगे कि यानी कोई लैंड होती है, उसमें इतना गैप हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, फिर इधर मिट्टी रहती है, फिर इधर पानी भर जाता है, फिर इधर मिट्टी रहती है, फिर पानी भर जाता है, उसको फ्योर्ड तट कहते हैं। ये लिखा हुआ है फ्योर्ड तट। अब हम समझ चुके होंगे फ्योर्ड तट क्या होता है, इसको रफ कर दे रहे हैं। अब हम ये देखेंगे फिर वही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, फिर कल आप बोल चुके होंगे, मैं आप फिर बता देता हूँ, इसको पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं। जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने नहीं देखा है, कल वो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उनको फिर से क्लियर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये अलास्का है, अलास्का। अलास्का ठंडे क्षेत्रों में आते हैं सब, ये रशिया का पार्ट था जैसा मैंने पिछले बताया। ये हमारा प्यारा भारत है। ये अफ्रीका है, इसको थोड़ा और बड़ा कर ले रहे हैं, अफ्रीका। देखिए भाई, फिगर जो बना रहा हूँ वर्ल्ड का मैं, वो रफली फिगर है, क्योंकि ऐसे ही आप धीरे धीरे जब सीखते हैं, जब आप कॉपी में बनाइएगा तो आप एटलस की सहायता से बनाइएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा यूज कर रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं तो फिर वही इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री, और ये अफ्रीका के बीच निकाल देंगे हम। इक्वेटर आपको दिख रही होगी 0 डिग्री, ये दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों को काटती है 0 डिग्री। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसको बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर भूमध्य रेखा। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। धरती को 2 बराबर भागों में यह रेखा विभाजित करती है। मकर रेखा, मकर रेखा आपको दिख रही होगी, ये मकर रेखा बोलते हैं इसको। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको मकर रेखा 23½ पर होती है। ये अब साउथ अफ्रीका के बीच से निकल जाती है। ये जो इसका नीचे का पार्ट है, साउथ अफ्रीका कहलाता है। और ये केप ऑफ गुड होप, उत्तमाशा द्वीप भी कहते हैं इसको, उत्तमाशा द्वीप। ठीक, केप ऑफ गुड होप, उत्तमाशा द्वीप या उत्तमाशा पॉइंट भी कह सकते हैं, उत्तमाशा बिंदु भी कह सकते हैं इसको हम। ये 23½ है साउथ में, जो मकर रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध की तरफ आएंगे जब हम, या भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ आएंगे हम, तो हमको यहाँ पर कर्क रेखा दिखती है, जो भारत के बीचों बीच गुजरती है। इसमें भारत के बहुत सारे राज्य पड़ते हैं। रांची कर्क रेखा में पड़ने वाली राजधानी है। इसको हम देखेंगे कर्क रेखा को। कर्क रेखा 23½ नॉर्थ। फिर 23½ की रेखा जो होती है फिर कर्क रेखा कहलाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। और ये मैक्सिको के बेस से निकल रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैक्सिको, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको के बीच से निकल रही है। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे अफ्रीका का, तो ये अफ्रीका से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। तो विश्व का सिर्फ एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, जिसको हम लोग अफ्रीका महाद्वीप भी कहते हैं। तो सिर्फ आपको पूरे वर्ल्ड में यही देखने को मिल रही होंगी। और हम दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे दक्षिण अमेरिका को, तो इससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा ही गुजर रही है। सिर्फ अफ्रीका से ही आपको देखने को मिल रहा होगा। ओके, समझ में आया आपको इसमें पूरी तरह से। अब हम देखेंगे
हम लोगों ने जो कल पढ़ा रखा था इस एरिया से इस एरिया के बीच में और 25 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध, 25 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर हमको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिले थे। अब हम इससे ऊपर की तरफ निकलेंगे, यानी 25 डिग्री अक्षांश से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और 25 डिग्री अक्षांश से हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा अर्थ है या हमारा जो प्लेनेट है, इसको जो भूमध्य रेखा 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। सर्वाधिक लैंड कहाँ पर आती है, यानी सर्वाधिक भूमि या सर्वाधिक मैदान, सर्वाधिक क्षेत्र किस गोलार्ध में पड़ता है। तो आप मैप में भी देख रहे होंगे उत्तरी गोलार्ध है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो सर्वाधिक लैंड किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। अब हम बात करते हैं, हालांकि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों का विस्तार ज़्यादा रहेगा उसमें, यानी जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे वो ज़्यादा अक्षांशों तक जाएंगे। हालांकि ये 25 से 45 या 40 के आसपास ही होते हैं, परंतु लैंड अधिक होने के कारण इसको हम 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी मान लेते हैं। तो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इनका मैक्सिमम विस्तार होता है, 50 डिग्री अक्षांश तक, 50 डिग्री अक्षांश तो उत्तरी गोलार्ध के लिए। लेकिन ये होता कहाँ तक है, अगर देखा जाए तो 25 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री या 40 डिग्री तक का क्षेत्र, अगर हम यहाँ तक बात करते हैं ये क्षेत्र, तो यहाँ तक ये पाए जाएंगे हमारे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और इतना ही हम नीचे की तरफ आएंगे, 0 डिग्री से इधर ले रहे हैं हम 45 डिग्री या 40 डिग्री। ये चीज तो हम इतना बड़ा फिगर सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि 0 डिग्री से हमने 25 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 25 डिग्री साउथ तक हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आए और हम 25 डिग्री से 50 डिग्री सिर्फ उत्तरी गोलार्ध के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैदानी क्षेत्र अधिक है इसलिए। हालांकि 45 और 40 तक ही यहाँ तक हम जाते हैं। यहाँ पर जो मैदान हमको मिलते हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय शीत और उष्ण यानी ठंडा और गर्म जलवायु के मिश्रण से जो घास के मैदान वहां पर पनपते हैं उन्हें हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। समझते हैं इसको हम। फिर देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को स्टेपीज घास के मैदान के नाम से जानते हैं। स्टेपीज घास के मैदानों को हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जैसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना घास के मैदान, वैसे ही शीतकटिबंधीय घास के मैदानों को प्रेरीज भी कहीं कहीं बोल देते हैं, कहीं कहीं स्टेपीज बोलते हैं। तो आप समझिएगा कि ये दोनों शीतोष्णकटिबंधीय घास की बात कर रहा है हमसे। अब हम समझेंगे कि अन्य देशों में या किन स्थानों में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को किस किस नाम से जानते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में घास का मैदान जो पाया जाएगा उसको बोलते हैं वेल्ड घास का मैदान। याद रखिएगा, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पर है, अफ्रीका में है, वो भी साउथ अफ्रीका में। एक यहाँ पर दूसरा और है, इसको हम यहाँ बना दे रहे हैं, इसको समझेंगे। यहाँ पर है पर्कलैंड। याद रखिएगा, पर्कलैंड ये भी घास का मैदान है, जो ये भी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान में आता है, पर्कलैंड। यानी वेल्ड और पर्कलैंड साउथ अफ्रीका के हो गए। अब हम आगे आएंगे यूरोप में। यूरोप में एक प्रांत पड़ता है हंगरी, एक जगह है हंगरी का मतलब भूखा होता है। यहाँ पर एक जगह हंगरी है, यहाँ पर जो घास के मैदान है शीतोष्णकटिबंधीय उनको पुस्टाज कहते हैं। याद रखिएगा, पुस्टाज, ये पुस्टाज घास के मैदान हैं। फिर हम यूरोप के
पूर्व की तरफ बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे कि पूर्व की तरफ अर्थात पश्चिम से पूर्व की तरफ आने पर ही ये घास के मैदान विकसित हो रहे हैं। यदि क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो आप ये भी कर सकते हैं कि इनका जो विस्तार होता है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। यहाँ पर एक जगह पड़ती है यूरोप में, यूक्रेन। यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा क्षेत्र भी है और देश भी है, जो रशिया के साथ सीमा भी बनाता है। और यहाँ पर जो घास के मैदान होंगे उन्हें बोलते हैं स्टेपीज। याद रखिएगा, स्टेपीज घास के मैदान, ये पुस्ताज और स्टेपीज। फिर मध्य एशिया की बात करते हैं, यहाँ पर भी स्टेपीज नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं, स्टेपीज। तो याद रखिएगा कि मध्य एशिया में स्टेपीज, यूक्रेन में स्टेपीज, हंगरी में पुस्ताज, ये सभी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। हंगरी, पुस्ताज और यूक्रेन स्टेपीज, मध्य एशिया स्टेपीज। अब ये चाइना का पार्ट दिख रहा होगा, चाइना में भी घास के मैदान है शीतोष्णकटिबंधीय, जिनको मंचूरियन बोलते हैं। मंचूरियन घास के मैदान, मंचूरियन। आपको मालूम होगा मंचूरियन चावल भी आता है। मंचूरिया घास का मैदान शीतोष्णकटिबंधीय है, जो चीन में पाया जाता है। मैं यहाँ पर सारे देशों का भी नाम लिखता चल रहा हूँ, चीन में। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का जो लैंड है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ मरुस्थल है। यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट डेजर्ट और ग्रेट गिब्बन, ग्रेट सिम्पसन और गिब्सन और सिम्पसन दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ भी ऊंचाई हो गई और यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसके पूर्व में, तो यहाँ ऊंचाई हो गई। यानी दोनों ऊंचाइयों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम बोलेंगे डाउन्स, क्योंकि वो नीचे है। तो यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्हें बोलते हैं डाउन्स। याद रखिएगा, डाउन्स। ये डाउन्स इसलिए है, इसका नाम मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको आप ट्रिक समझिएगा। यहाँ पठारी और मरुस्थलीय भाग है, यहाँ पर्वतीय भाग है, बीच की क्षेत्र दबा हुआ है, इसलिए डाउन्स इसको बोल दिया। तो याद रखिएगा, डाउन्स शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पाए जाएंगे। और हम यहाँ पर बात करते हैं न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में भी घास के मैदान हैं जिनको बोलते हैं हम लोग कैंटरबरी। इनको कैंटबरी घास के मैदान, कैंटबरी, ये कैंटबरी घास के मैदान हैं जो ये भी शीतोष्ण है, डाउन्स ये भी शीतोष्ण है। अब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये जो जर्मनी का जो क्षेत्र है, जर्मनी का, यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं वहाँ पंपास घास के मैदान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंपास। पंपास, इनको कोई कोई पैम्पोज भी कहते हैं, पैम्पोज। याद रखिएगा, पैम्पोज। ये आपका अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है ये, ठीक है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना जो ये फुटबॉल बहुत बढ़िया खेलते हैं अर्जेंटीना वाले, फुटबॉल अर्जेंटीना और ब्राज़ील वाले। तो अर्जेंटीना में पैम्पोस घास के मैदान, ये जो घास के मैदान हैं ये भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अब हम बात करते हैं यूएसए की और कनाडा की। यहाँ पर जो संयुक्त रूप से रहेगा, देखिए मैंने आपको बता दिया है 50 डिग्री तक जा सकता है, तो आप ये मत मेंशन करिएगा ये इसको नीचे आ रहा है, ये 50 डिग्री तक भी जा सकता है। ये यूएसए, यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको प्रेयरीज घास के मैदान कहते हैं, प्रेयरीज, प्रेयरीज। ऐसे आप लोगों को मालूम होगा कि यूएसए सबसे शक्तिशाली देश है, इससे बचने के लिए सभी लोग प्रे करते हैं, तो ये प्रेयरीज घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर इन घास के मैदानों पे लोग खेती भी करते हैं, सर्वाधिक खेती गेहूँ यूएसए वाले प्रेयरीज घास के मैदान में ही उगाते हैं। अब हम बात करते हैं, प्रेरीज पढ़ लिया हम लोगों ने, पैम्पोस पढ़ लिया हम लोगों ने, हंगरी का पुस्ताज पढ़ लिया हम लोगों ने, यूक्रेन पढ़ लिया हम लोगों ने, स्टेपीज पढ़ लिया और मध्य एशिया का भी हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पर भी हम लोगों ने डाउन्स पढ़ लिया, कैंटबरी पढ़ लिया, यहाँ पर्कलैंड पढ़ लिया। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और आज ही मैं आपको टैगा और टुंड्रा के बारे में कुछ बता देना चाह रहा हूँ। ये जो 50 डिग्री अक्षांश से ऊपर की तरफ हम जाएंगे, यानी
रशिया या यूरोप के उत्तरी भाग में या आर्कटिक महासागर की तरफ हम जैसे बढ़ते हैं, ग्रीनलैंड हो गया, ये आपका कनाडा का पार्ट हो गया, ये पार्ट इस सेक्टर पर, इस सेक्टर पर जो घास के मैदान उगते हैं इन्हें टुंड्रा घास के मैदान कहते हैं। टुंड्रा, याद रखिएगा, टुंड्रा घास के मैदान, टुंड्रा घास के मैदान, घास के मैदान। इनकी पत्तियां नुकीली बहुत होती हैं और टुंड्रा और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बीच में टैगा की पेटी पाई जाती है, यानी वहाँ पर टैगा घास के मैदान पड़ेंगे। वहाँ चीड़ वगैरह जैसे हो गए, इसके फर वगैरह हो गए, वो वहाँ पर जो मैदान है वो टैगा की पेटी होती है। तो याद रखिएगा, टुंड्रा और शीतोष्ण के बीच की जो पेटी होती है वो टैगा की पेटी होती है। अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में भी टुंड्रा और दक्षिणी गोलार्ध में भी टुंड्रा, फिर इसके बाद शीतोष्ण और टुंड्रा के बीच में टैगा की पेटी आती है। ये टैगा की पेटी है, टैगा मैदान है यहाँ पर, इनको बोलेंगे टैगा मैदान। टैगा मैदान दक्षिणी गोलार्ध में भी मिलेंगे हमको। तो इस प्रकार हम लोगों ने टैगा, टुंड्रा और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को पढ़ा और आशा है आपको मैप के द्वारा समझाया है मैंने, तो ये मुझे उम्मीद है पूरी तरह से कि आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, और इसको दोस्तों में शेयर करें।